नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे खामोशी से खामोश होती दहाड़। 2010 में मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा छिन गया था। उस वक्त सभी को बुरा लगा था, लेकिन मध्य प्रदेश के कुशल वन प्रबंधन के कारण टाइगर स्टेट का दर्जा फिर से बरकरार हो गया और यह अभी भी बरकरार है। इतनी बड़ी तादाद में टाइगर होने के बावजूद मध्य प्रदेश टाइगर की मौत रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है, जहां पर टाइगर ज्यादा होंगे मौत भी वहीं ज्यादा होंगी। लेकिन मध्य प्रदेश का एक दुखद पहलू यह भी है कि यहां मौत का प्रतिशत अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 100 टाइगर्स में से करीब 2.5 टाइगर प्रतिशत जो है दम तोड़ रहे हैं और मौत की दर 2.5% है। टाइगर की मौत का कारण अवैध शिकार, दुर्घटना और आपसी टकराव है। दुर्घटना में केवल रेलवे ट्रैक पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। टकराव की स्थिति को जंगलों का दायरा बढ़ाकर टाला जा सकता है और अवैध शिकार को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जा सकती है। बाघों की मौत कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या हो सकते हैं, आज उसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश को भले ही टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बाघों की सबसे ज्यादा आबादी वाले इस राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत भी हो रही है। पिछले 12 साल में 355 बाघों ने एमपी में ही दम तोड़ा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों में इसका भयानक सत्य का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फिर प्रदेश में सबसे अधिक 38 बाघ मध्य प्रदेश की धरती पर दम तोड़ चुके हैं। बाघों की मौत के मामले में महाराष्ट्र दूसरे जबकि कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़े बता रहे हैं कि 2012 से 2024 तक 12 साल में मध्य प्रदेश में कुल 355 बाघों की दहाड़ बंद हो चुकी है, यानी हर साल औसत 30 बाघ दम तोड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पिछले 12 सालों में 261 बाघों की मौत हुई है। 179 बाघों की मौत के साथ कर्नाटक तीसरे जबकि 132 बाघों की मौत के साथ उत्तराखंड चौथे नंबर पर है। कल्पना कीजिए, यदि इनमें से आधे बाघ भी जिंदा होते तो एमपी में बाघों की तादाद 1000 से ज्यादा हो सकती थी। आपको बता दें कि 2024 का साल पूरा होने में अभी 1.25 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है और इस साल प्रदेश में 38 बाघों की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पर रहे महाराष्ट्र में 19, कर्नाटक में 11 बाघों की मौत हुई है। उत्तराखंड में भी 9 बाघों की मौत हुई है। टाइगर स्टेट का तमगा रखने वाले एमपी में लगातार बाघों की मौत अब एक चिंतनीय विषय बन गया है। शिकार, हादसे या आपसी लड़ाई में लगातार टाइगर की मौत हो रही है, लेकिन फिर भी इस पर लगाम नहीं लग पा रही। बाघ मानव दायरा बढ़ने से सिमट रहे जंगल से निकलकर शहर तक आ जाते हैं। मानव का दायरा जंगल के भीतर तक जा पहुंचा है। लगातार हो रहे अतिक्रमण, अवैध कटाई के कारण जंगल सिमट रहे हैं। एक बाघ की टेरिटरी 40 से 50 वर्ग किलोमीटर की होती है। बाघों का बढ़ता कुनबा और घटते जंगलों के कारण इंसान बाघ टकराव बढ़ रहा है। यही बाघों की मौत का बुनियादी कारण है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो भयानक हैं, क्योंकि 355 इसे छोटा आंकड़ा मत समझिए, 12 साल में, और इस साल तक आते आते 38 बाघों की मौत हो गई। पूरा खत्म भी नहीं हुआ है और ये साल। वहीं आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, यहाँ पर भी प्रबंधन थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखा, 19 बाघों की मौत, और उसके बाद कर्नाटक 11 बाघों की मौत। लेकिन 2024 का साल पूरा नहीं हुआ है, 38 बाघ अब तक मर चुके हैं। और ये दुखद पहलू इसलिए है क्योंकि हम टाइगर स्टेट हैं और टाइगर स्टेट में इस तरह से बाघों की मौत दरकिनार नहीं की जा सकती, अनदेखा नहीं किया जा सकता। चलिए, इस सब्जेक्ट को और भी समझने की हम कोशिश करते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से बाघों की मौत की खबरें आई अलग अलग कारणों की वजह से, इन्हें भी हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ अजय दुबे जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, आप पर्यावरणविद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय दुबे जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल, नमस्कार। बाघों की मौत सर, ये चिंतनीय विषय हो चला है। रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा रहा है कि बाघों की मौत लगातार जो हो रही है उसके पीछे लापरवाही तो है ही, लेकिन आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश इस लापरवाही में सबसे अव्वल है
और इसके पीछे आप कारण क्या मान रहे हैं? लगातार हम इस सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं, ये विषय ऐसा है जिसमें कई सारी पॉइंट्स होते हैं जिसको लेकर हमें आइडेंटिफाई करते हैं हम, लेकिन हमारी बातें होने के बावजूद, चेताने के बावजूद भी शायद कोई सबक लिया नहीं जा रहा। और फिर हम देख रहे हैं आंकड़े 2024 में 38 चिंतनीय। पारुल, अनादि टीवी लगातार बाघों पे और चीते, हाथियों पे आप लोग प्रोग्राम करते हैं। ये एक उल्लेखनीय कदम इसलिए है कि वन्य प्राणियों के बारे में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य के लोग भी इस कार्यक्रम को देखते हैं, वन विभाग के लोग देखते हैं, और यह इस गंभीरता को समझने के लिए वो लोग बाध्य हैं कि बाघ और इंसान का सह-अस्तित्व गरिमामय रहे और दोनों एक दूसरों को सुरक्षित रखें। टाइगर रिजर्व्स में आज जब आपसे बात हो रही है, मध्य प्रदेश के 7 टाइगर रिजर्व्स हैं और 8वां बनने की प्रक्रिया में है। करीब 38 बाघ 2024 में, आज करीब तारीख है 20, मर चुके हैं। तो अभी तो पूरा करीब 40 दिन का अभी साल बचा हुआ है 2024। तो भगवान इस संख्या को कम रखे। लेकिन ये आप नोट करिएगा कि मध्य प्रदेश बाघों की मौत में नंबर 1 है 2012 से। बाघों की संख्या अधिक होती है, इसलिए बाघों की मौत होना, ये आपने शुरुआत में बताया था कि ये दावा सरकार करती है, लेकिन इस दावे को हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप अन्य राज्यों में जो बाघों की मौत के जो प्रतिशत हैं वो कंपैरेटिवली हमसे कम है। हमारे यहाँ ज्यादा टाइगर्स हैं तो ज्यादा टाइगर मरेंगे, ऐसा गलत है। जितने टाइगर रिजर्व्स हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भारत सरकार की वो संस्था है NTCA, जिसने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वो संस्था बनी है, और पूरे देश में बाघों के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके प्रबंधन पे गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशन NTCA चलाती है। NTCA का ये कहना है, इसके केंद्रीय वन मंत्री जो होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान में भूपेंद्र यादव जी हैं। NTCA कहती है हर टाइगर रिजर्व में आप जो अधिकारी कर्मचारी पदस्थ करें वो वन्य प्राणी प्रबंधन के जानकार हो। हमारे टाइगर रिजर्व्स को यदि आप देखती हैं तो बहुत कम लोग वन्य प्राणी प्रबंधन के एक्सपर्ट्स हैं जो इनमें पदस्थ हैं। ये NTCA ने इस बात पे त्रिपक्षीय समझौता किया है, और इस त्रिपक्षीय समझौते में क्यों ऐसा लिखा है कि वन्य प्राणी प्रबंधन अधिकारी का होना चाहिए, वो इसलिए लिखा है कि जो वन्य प्राणी को आप समझते हैं, वो बेजुबान जो उनकी मूवमेंट होती है, उनकी जो समस्याएं होती हैं, जो वाइल्ड लाइफ के जो रूल्स रेगुलेशन है, NTCA की गाइडलाइन है, ये उस अधिकारी को बेहतर समझ में आएगी जब वो इसमें ट्रेंड होगा। इसके लिए देहरादून में IFS और राज्य स्तर के अधिकारियों को वन्य प्राणी प्रबंधन का डिप्लोमा दिया जाता है। आप आश्चर्य करेंगे कि मध्य प्रदेश में पहले ऐसे अधिकारी थे, आज भी टाइगर रिजर्व में चुनिंदा अधिकारी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए अधिकारियों को भेजना बंद कर चुकी है ट्रेनिंग पे। दूसरा, जो वाइल्ड लाइफ डॉक्टर्स होते हैं वो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन उनको वन्य प्राणी की चिकित्सा करनी है तो उनको भी बाहर भेजा जाता है। उनको वन्य प्राणियों की समस्याओं के बारे में निदान और कैसे उनका प्रबंधन करें इसके लिए भेजा जाता है। डॉक्टर्स भी नहीं जा रहे हैं। अभी हाथी वाले हादसे में भी यही हुआ। मेरा ये कहना है कि जो आधारभूत जो सुविधाएं टाइगर रिजर्व के लिए चाहिए, आपको एक तो प्रबंधन के लिए अधिकारी, डॉक्टर, और दूसरा जो आप सुरक्षा है, इसमें हम लोग कमजोर हैं। हमें 2008 से NTCA कह रहा है कि आप स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाइए। ये जो फोर्स होगा, ये स्थानीय जो आदिवासी होते हैं, ये उन्हीं लड़कों से भर्ती होगी, लड़कियों का जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा। गिर गुजरात नेशनल पार्क, जहाँ एशियाटिक लायंस हैं, वहां पर लोकल ट्राइब्स को वहां मौका दिया गया है। वो वनांचल में वन की गतिविधियों से भली भांति परिचित होते हैं। हमारे वन विभाग में समस्या ये है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग जब बेरोजगारी के उसमें डिग्रियां बहुत सारी होती हैं, जब वो फॉरेस्ट गार्ड बन जाते हैं, उनको जब कोई दूसरी नौकरी मिलती है तो उसको छोड़ के चले आते हैं, और जंगल के प्रबंधन के मामले में थोड़ा सा संवेदनशील उतना नहीं होते हैं। तो गिर गुजरात की तरह आपको लोकल स्टाफ जो है
वो वहीं से चुनना चाहिए। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाइए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान में ये फोर्स है। ये फोर्स पुलिस की जो बटालियन होती है उस तरह होगा। कानून तो ये भी कहता है, जो एनटीसीए संस्था, कि जब तक ये फोर्स ना गठित हो, आप पुलिस से उनकी एसएफ की बटालियन आप लीजिए, टाइगर रिजर्व में रखिए। उससे न केवल टाइगर बचेगा, बल्कि पूरा टाइगर रिजर्व का जो संपदा है, जो जैव विविधता है, वो भी बचेगी। कोई भी जीव जंतु के शिकार की हिम्मत कोई भी जी जी सर, बाहरी शिकारी नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन न सुरक्षा न प्रबंधन, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे समझौता महंगा पड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह उपल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, एसडीएम मानपुर बांधवगढ़ हैं। भूपेंद्र साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ और इनकी भी मैंने बात पूरी सुनी है। जी। बीटीआर जो है, इसमें हमारा जो भी प्रबंधन है हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है, जो भी फॉरेस्ट में आता है उसको पूरी ट्रेनिंग देने के बाद ही उसकी पोस्टिंग होती है। और रिफ्रेशर कोर्सों में भी जाया जाता है, जहाँ पे उनको कुछ और नई तकनीकी और सब चीजें हम लोग सीखते रहते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने जो ग्रामीणों को भी साथ में लिया हुआ है, और बांधव वीर और हाथी मित्र समितियां बनाई गई हैं, उनसे अपडेट किया गया। अब बाघों की मौतों का जो ये बता रहे हैं कि ज्यादा हुई हैं, तो वो क्या है कि यहाँ पे एरिया और एक तो संख्या ज्यादा है बाघों की, और उसके लिए जो एरिया पर्याप्त है वो नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि जो पास में ही जो अपना बीटीआर का कोर एरिया है, उसके साथ में ही गांव लगे हुए हैं, और उसमें उनका आना जाना उनका भी बना रहता है। बाकी एनटीसीए की जो भी गाइडलाइंस है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, उनके प्रतिनिधियों को बुला के ही पूरा जो भी कार्रवाई होती है, जब भी होती है, की जाती है। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी उपल साहब, जो बाघों की मौत का आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। वो आपसी उसमें फाइट की ज्यादा रहती है संभावना, पर हम वो नहीं मानते हैं। हम तो उसके दोनों एंगल से हम लोग जांच करते हैं कि भाई फाइट भी हुआ है और शिकार तो नहीं है, और उसकी पूरी विधिवत जांच होती है, और एनटीसीए की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही हम पूरा करते हैं। और कई प्रकरण ऐसे भी हैं जो शिकार वाले हुए हैं पूर्व में, वो बनाए गए हैं और अपराधियों को पकड़ा भी गया है उसमें, और चालान भी किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया है। पर आज की स्थिति में शिकार की इतनी संभावनाएं कम है और काफी है, क्योंकि यहाँ की जंगल वेजिटेशन अच्छा है, जैव विविधता ठीक है, और बाघों के लिए भी सही जगह है, इसीलिए वो यहाँ पे उनकी तादाद बढ़ रही है। अभी हाल ही में जो हाथियों की मौत की घटना आई थी, उसके बाद खबर आई थी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो स्टाफ है उसको बदला जाएगा, नेशनल पार्क में जो स्टाफ है उसको बदला जाएगा। इसके पीछे वजह का आकलन आप क्या मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी दिखती है। उसकी जांच चल रही है, वरिष्ठ अधिकारी लोग भी कर रहे हैं, और जांच समिति जो है वो आई हुई है, समितियों ने भी जांच की है। लैब रिपोर्ट जो है उसी को फाइनल माना जाता है कि किस कांड से वो हुई है। उनकी पीएम रिपोर्ट और विसरा और सब भेजे गए हैं वहाँ पे, है ना। तो वो जो जांच रिपोर्ट में आएगा वही सही माना जाएगा। हमारे व्यक्तिगत किसी के बोलने से 2021 का समय था जब 46 बाघों की मौत की खबर यहीं से आई थी सर, और फिर भी आप अभी दावा कर रहे हैं, और अभी भी ऐसा नहीं है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो थम रहा है या कम हो रहा है। तो ये आपके दावे फिर कहाँ तक सच मानूं? ठंड के सीजन में ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी का ऐसा कहीं नहीं है। इस साल तो पूरा कंट्रोल में है, और मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल हुआ है, पर साल के अंदर हम लोगों ने काफी समिति वालों से बैठकें ली हैं। आपने ज्वाइन किया, उसके बाद से आपने क्या बदलाव किया? हाँ, काफी पहले ये स्थिति थी कि हम जंगल में नहीं जा पाते थे, उनसे संवाद नहीं चल रहा था, ग्रामीणों से, समितियों से अभी हमने किया है, ग्रामीणों को जागरूक कर दिया है, तो उसका इफेक्ट तो आ रहा है, बहुत इफेक्ट हो गया है कि अब ऐसा नहीं है। वो भी अब मान रहे हैं कि हमको इनके साथ ही, बाघों के साथ ही रहना है। अब उसके बाद ये अब नई समस्या हम आई है कि अपना हाथी भी आ रहे हैं, उनको भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और यहाँ से पहले कॉरिडोर से होते हुए निकल जाते थे, पर आज की स्थिति में ऐसा है कि उनको भी यहाँ का जंगल, जैव विविधता सब है, तो वो यहाँ पे रुक भी रहे हैं। और रुकने से अब वो जो ग्रामीण हैं उनको भी हम लोग समझाइश दे रहे हैं कि जिस तरीके से आप बाघों के साथ रह रहे थे, उसी तरीके अब हाथियों के साथ भी आपको रहना है, और जागरूक रहना है कि वन्य प्राणियों को भी नुकसान नहीं हो, और ना ही आप लोगों को, आप भी सुरक्षित रहें।
ठीक है, कुछ वो पॉइंट जिसको अजय साहब भी जिक्र कर रहे थे कि टास्क फोर्स का गठन और उसके अलावा ट्रेन्ड स्टाफ का, और फिर उसके अलावा जो आपका वो स्टाफ है जो वहाँ पर मौजूद रहता है, ख़ासतौर पर ट्रेन्ड स्टाफ के साथ साथ वो लोग जो बाघों को देखने के लिए आपके जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर मौजूद होते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आप कितने खरे उतर रहे हैं? हम लोगों का स्टाफ भी सही है, ये जरूरी है कि समय समय पे चेंज भी होना चाहिए। बाकी का जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या आज टास्क फोर्स है हमारे पास? टास्क फोर्स भी है ना, टास्क फोर्स का भी है, कर रहे हैं, टास्क फोर्स का भी कर रहे हैं, और बाकी का जो कर्मचारी हैं उनको स्टडी टूर पे भी भेज रहे हैं कि और अच्छी तरीके से अपन इनको कर सकें। अजय दुबे जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो भी डीपली स्टडी करते हैं इन सारी टॉपिक्स पर और काफी समय से हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो जुड़ते भी रहते हैं। अजय जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि बांधवगढ़ में आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रकाश वर्मा साहब जैसे वन्य प्राणी प्रबंधन, वो तो विदेश भी गया, वो सब अच्छा है। तो वर्तमान में तो बांधवगढ़ में लीडरशिप वन्य प्राणी प्रबंधन में है, कोई शक नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए, आपके यहाँ का एक रेंजर हाथी को जलाने में आरोपी बना कि नहीं बना? आप जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो फोर्स कहाँ गठित हुई है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स? और दूसरी बात, एक्चुअली ये क्या है, मेरे आने के पहले की घटना है। मेरे को बोल देने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप सुन लीजिए। दूसरी बात, आप जिस रिफ्रेशर कोर्स की बात कर रहे हैं, आप एक सीनियर अधिकारी हैं, आपको मेरे ख्याल से मेरी लाइन शायद मैं दोबारा आपको कहूंगा कि जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है एनटीसीए का और फील्ड डायरेक्टर और एमपी गवर्नमेंट का, उसमें वन्य प्राणी प्रबंधन जो होता है वो देहरादून में होती है, वो रिफ्रेशर कोर्स से नहीं होता साहब। आप आपके यहाँ वर्मा साहब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जानते हैं, लेकिन कोई और अधिकारी आप बता दीजिए उसका नाम जिसने वन्य प्राणी प्रबंधन में काम किया हो। देखिए क्या होता है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स रेगुलेटरी बॉडी है, एनटीसीए उसको कह रहा है 2008 से। मध्य प्रदेश में वो फोर्स कहाँ गठित हुई है? और ये बांधवगढ़ पारुल आज से 3 साल पहले यहीं पे इन्हीं के इलाके में एक रेंजर ने हाथी को जलाया और उस मामले में उसके विरुद्ध केस भी रजिस्टर्ड है, इनके फॉरेस्ट नहीं किया, और वो हम ही ने खुलासा किया था। और गंभीर स्थिति ये है, इन्हीं के यहाँ पिछले, वर्तमान नहीं, पिछले अधिकारियों की लापरवाही पे टाइगर जो पोचिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो डिबेट है, बांधवगढ़ में ही स्पेशल कमेटी ने गठित हुई और उसने ये पाया कि अधिकतर केसेस में पीओआर रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, पोस्टमार्टम प्रॉपर नहीं हुआ, एनटीसीए प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, उसमें कई लोग को तो नोटिस गए, कल एक डॉक्टर भी हटा दिए गए। देखिए बहस खुल के होनी चाहिए, अच्छा रहता है, रिफॉर्म है। और आज मुझे खुशी है कि बांधवगढ़ की लीडरशिप अच्छी है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब इस वक्त पोचिंग में कमी आई है, लेकिन जो पास्ट है बांधवगढ़ का उसकी तो विसंगतियां, और साहब काफी हद तक चीजों को समझ भी रहे हैं और वो समझते हैं कि किस रूट पर काम करना है। उपल साहब कुछ चीजें, क्योंकि जब तक जिम्मेदारियां तय नहीं होगी, जब तक कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जिनने भी गलती की है उनके ऊपर जरूर अपना चल रहा है, उनकी कार्रवाई भी चल रही है, और पे जो भी है जैसे वो हाथी का बता रहे हैं उस पे पूरा वो रेंज अफसर और स्टाफ भी सस्पेंड है, और जिनने गलती की है तो वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और उसी को देख के हम लोगों ने आगे सुधार भी किया है पूरे अपने यहाँ के जो मैनेजमेंट है पूरा। और जब से अपना डीडी हमारे आए हैं वर्मा जी, इनने काफी कुछ संभाला भी है और काफी सभी से संवाद भी कर रहे हैं, ग्रामीणों से भी कर रहे हैं और मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ संसाधनों की कमी थी, उसकी भी उनने जैसी आए हैं पूर्ति की है, और अभी भविष्य के लिए भी हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं कि और अच्छे से अच्छा हम कार्य हमारा स्टाफ भी करें। अब बात ये कह रहे हैं कि जैसे वो स्पेशल वन्य प्राणियों की देहरादून में है, तो अब उसमें तो जो अधिकारी अब आ रहे हैं लेटेस्ट वो वहीं से आ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं जिनने नहीं किया उनको अब रिफ्रेशर कोर्स ही करा सकते हैं, वो स्पेशल उनसे वापस तो ट्रेनिंग नहीं करा सकते हैं। नहीं तो लेकिन ये जरूरी है ना, आप करवा नहीं सकते वो बात अलग हो जाती, लेकिन जरूरत इस वक्त इसकी है। जो रिफ्रेशर कोर्स में तो कर रहे हैं कि कोई जो भी नई टेक्निक आई है वो इस्तेमाल करें इस टाइप से। और स्टडी टूर हमारे बराबर चल रहे हैं, अभी भी कर्नाटका में जो है हाथियों के बारे में
हमारी टीम पूरी गई हुई है, अधिकारी भी गए हैं और साथ में रेंज अफसर लेवल तक के गए हैं। ठीक है सर। प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप जो सहयोग कर रहा है हमारे साथ, चीजें हैं उनको समझेंगे और अपनी टीम के साथ इसको लेकर डिस्कस करेंगे, और जो बारीक चीजें हैं जिनको समझकर दुरुस्त किया जा सकता है तो बिल्कुल कीजिए, ताकि ये जो आंकड़े हैं वो कम हो। बहुत शुक्रिया अब्बल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, एक सवाल और, ये तो हम बांधवगढ़ का जिक्र कर ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व और भी जगहों पर इस तरह से बाघों की मौत आई है, और अभी हाल ही में जो घटना सामने आई थी जिसमें बताया गया कि पेंच टाइगर रिजर्व में जहां 13 नवंबर को एक बाघ की मौत हो जाती है, वो भी भूख की वजह से उसकी मौत हुई, लड़खड़ा रहा था, सांस ले रहा था, शिकार नहीं कर पा रहा था, और उसके बाद एक शावक की मौत, उसका भी पेट पिचका हुआ पाया गया था, वो भी भूख से ही मरा, जितना अभी तक स्टडीज सामने आ रही हैं। ये बताता है कि क्या जो बजट वन विभाग को दिया जा रहा है और जो वन्य प्राणियों को भोजन देना चाहिए उस बजट के तहत, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी निगरानी भी नहीं हो रही है सही मायनों में। पारुल, आपका जो ये लाइन है इसमें एक शब्द बहुत सटीक है, निगरानी। निगरानी में सारी चीजें समाहित है। निगरानी में ये भी है कि जो टाइगर का जो भोजन है, जो प्रे बेस है, जो शाकाहारी जीव है, उनकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और टाइगर अपना परिवार खुद बढ़ाता है और अपने लिए खुद वो शिकार करता है। मानव की जिम्मेदारी केवल इतनी रहती है कि उसको आप सुरक्षा प्रदान करिए। सुरक्षा कैसे? आज जब हम बात कर रहे हैं तो प्रदेश के हर टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश में वन्य प्राणी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कैसा है। तो हमें ये देखना होगा कि घास का मैदान बेहतर हो, खरपतवार का उन्मूलन हो। घास का मैदान बेहतर होगा पारुल तो वहां पे शाकाहारी जीव रहेंगे, पानी की सुविधा रहेगी तो शाकाहारी जीव रहेंगे, और जहां ये शाकाहारी जीव रहेंगे टाइगर लेपर्ड वही रहेंगे। उनका भोजन पूरी फूड साइकिल एक बेहतर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के हिसाब से टिकी हुई है। इसके अलावा जो टाइगर यदि कोई भूख से अभी जैसा आपने बताया वो मरे या कब, ये निश्चित तौर पर कुछ परसेंटेज तो नेचुरल डेथ का होता है। जंगल का कानून क्रूर है, जंगल में सर्वाइव वही करता है जिसको कि भोजन की अपनी काबिलियत पर वो शिकार करे। क्योंकि एक पॉइंट हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि समय थोड़ा कम है कि टेरिटरी फाइट का हमने जिक्र किया, और जो लैंड है वो ज्यादा बढ़ाना या टाइगर को एरिया ज्यादा देना, इस पर हम हमेशा जिक्र करते रहते हैं, उस पर कोई इंप्रूवमेंट आज तक नहीं हुआ। अजय जी, कम शब्दों में। पारुल, जो ये आपस की जो फाइट होती है इनफाइटिंग टाइगर्स की, ये कहीं ना कहीं शाकाहारी जीवों की कमी से होती है। टाइगर भी समझदार होता है, यदि उसको शाकाहारी जीवों की कमी होती है, उनका शिकार होता है, उसको नहीं उपलब्ध होता है, इसलिए आपस में बढ़ते हैं। टेरिटोरियल में अलग अलग इलाके होते हैं, तो हमें बेहतर वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए शाकाहारी जीवों की सुरक्षा करनी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस वक्त चर्चा जो हम कर रहे थे वो बाघों की मौत को लेकर कर रहे थे, क्योंकि कितनी खामोशी से जो ये दहाड़ है वो खामोश होती ही चली जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लगातार जो टाइगर्स की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, ये अपने आप में डरावना है। 12 साल में 355 टाइगर्स की मौत हो जाना और 2024 में 38 टाइगर की मौत हो जाना। महाराष्ट्र इससे कम है, कर्नाटक इससे कम है, जबकि सिमिलर ही लगभग संख्या कर्नाटक और मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ज्यादा है जाहिर है, लेकिन इतनी भी कम कर्नाटक में भी नहीं है। वहां पे भी प्रबंधन अच्छे से हो रहा है। हाँ, वहाँ के जंगल अच्छे हैं, वहाँ पर हरियाली अच्छी है, लेकिन वो हम यहाँ पर MP में भी दे सकते हैं, ये भी हम सुनिश्चित करें अगर। तो जैसे कि जिक्र हो रहा था कि हरियाली होगी, पानी होगा, तो जो शाकाहारी जीव हैं वो वहाँ मौजूद होंगे, और जो शिकार बाघ कर सकता है उसके लिए पर्याप्त वहाँ पर चीज़ें उपस्थित होंगी। उसके अलावा निगरानी, टेरिटरी फाइट होना यानी एरिया उसका प्रॉपर नहीं है, इसलिए वो दूसरी जगहों पे दूसरे शेर की टेरिटरी में जाता है, दूसरे बाघ की टेरिटरी में जाता है, लेकिन अगर उसको भोजन नहीं मिला, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें सामने आई कि भूख की वजह से बाघ की मौत हुई, और भी कई एक्सीडेंटल चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है यानी ट्रेंड स्टाफ का होना, फील्ड ऑफिसर्स की तैनाती, वो भी ट्रेंड हो, इन तमाम चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वन्य विभाग को अभी अगर नहीं देखा गया तरीके से काम करते हुए तो ये जो संख्या है 12 साल में 355 और 2024 में 38 ये और भी बढ़ेगी, और फिर टाइगर स्टेट क्या हम रह पाएंगे? दीजिए इजाजत, नमस्कार।